प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए ऑनर्स पार्ट 3 कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल विषय क्षेत्र एवं उपागम विषय के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। मानव एक चिंतनशील प्राणी है और उसका चिंतन अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए होता है। सामान्यतया अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए और अपने भविष्य को और अधिक संवारने के लिए वो निरंतर चिंतन करता है। हर व्यक्ति के चिंतन के अलग विषय हो सकते हैं और उस चिंतन के परिणाम स्वरूप वो वर्तमान दशाओं को परिमार्जित करता है, उनमें सुधार करता है, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है और इसका परिणाम होता है कि वो वर्तमान की तुलना में उसका भविष्य ज़्यादा सुखमय हो, ज़्यादा आरामदायक हो, ज़्यादा लाभदायक हो। इसी क्रम में कृषि भूगोलवेत्ताओं ने भी निरंतर अपने विषय क्षेत्र के बारे में चिंतन किया, अपने विषय को अधिकाधिक मानवोपयोगी बनाने के लिए, अपने विषय को अधिकाधिक परिमार्जित करने के लिए, उसके स्वरूप को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए, उसके स्वरूप को मानव कल्याणकारी स्वरूप देने के लिए उनका चिंतन निरंतर चलता रहा है और अभी भी चल रहा है। इस क्रम में कृषि भूगोल की विषय वस्तु, विषय क्षेत्र निरंतर परिवर्तित और परिवर्धित होता रहा है। मानव गुफाओं से बाहर आकर आखेट और पशुपालन के सहारे अपना जीवन यापन करता था। कालांतर में उसने पौधों से बीजों को गिरते हुए देखा और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों में उन बीजों को अंकुरित होते हुए देखा। शिकार करने गया तो जानवर के छोटे बच्चों को कहीं वो अपने साथ ले आया और उनको अपने साथ रख कर के बड़े होते देखा और उसके दिमाग में ये बात आई कि विपरीत मौसमी दशाओं में जब मैं भोजन के लिए बाहर निकलता हूँ तो मुझे अनेक दिक्कतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। उन तमाम तकलीफ़ों को दूर करने का एक उपाय तो यह हो सकता है कि इन जानवरों के बच्चों को, जानवरों को मैं पालतू बना लूँ, अपने पास रख लूँ। पालतू के मायने ये हैं और जब विपरीत दशाएं हों तो मैं इनका उपभोग कर सकूं। इसी तरीके से उसने देखा कि पौधों के बीजों को यदि मैं मेरी मनमाफिक जगह डाल देता हूँ, जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ डाल देता हूँ और वो अंकुरित होकर के अपने समान पौधे अगर तैयार कर देते हैं, उनसे पुनः बीज उत्पादित होंगे और उन बीजों का उपयोग मैं भोजन के रूप में कर सकता हूँ, पौधे के दूसरे भागों का उपयोग भी मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से कृषि का विकास हुआ और उस कृषि के विकास के क्रम में धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता मानव विचार करता गया। कृषि की नई नई पद्धतियाँ विकसित हुई। पहले मनुष्य जैसे लकड़ी और पत्थर के औजारों से खेती करता था और शनै शनै विज्ञान ने प्रगति की, तकनीकी का विकास हुआ, नए नए हल, नई नई अन्य औजार कृषि के लिए आए, खेती की नई नई पद्धतियाँ हुई, सिंचाई की पद्धतियों में परिवर्तन हुआ। तो इन तमाम तकनीकी विकासों का यह परिणाम हुआ कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि भूगोल के क्षेत्र में नए नए आयाम विकसित होते गए। तो इस तरह से इन सब का प्रभाव रहा कि कृषि भूगोल का विषय क्षेत्र निरंतर विकसित होता गया, निरंतर उसका विस्तार होता गया, उसमें परिवर्धन होता गया। आज यदि हम बात करते हैं तो कृषि भूगोल के अध्ययन में हम जहाँ कृषि का उद्भव, उसका विकास, प्रसार, इन सब का अध्ययन करते हैं कि कृषि का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ, कृषि का उद्भव होने के बाद उसका विकास कैसे कैसे हुआ, उसका प्रसार किन किन दिशाओं में हुआ
और उसके प्रसार के बाद मनुष्य ने विभिन्न फसलें उगाना जब प्रारंभ किया तो उन फसलों का वितरण कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन सी फसल का, उसके वितरण का प्रतिरूप क्या विकसित हुआ, फसल और पशुपालन का साहचर्य, इन सब का अध्ययन उसने किया। और बाद में उसने फसलों के क्षेत्रीय विश्लेषण आरंभ किए कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फसलों में उगाई जाने वाली फसलों में क्यों समानताएं हैं तो क्यों असमानताएं हैं, और फसलों में समानताएं असमानताओं के पीछे जो कारण हैं वो क्या भौतिक हैं या सांस्कृतिक हैं। इन सब पर विवेचन होने लगा। कृषि की पद्धतियों को लेकर के विवेचन होने लगा। भौतिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभावों का अध्ययन होने लगा। खेती के ऊपर किस प्रकार से भौतिक जो कारक हैं वो अपना प्रभाव डालते हैं, भौतिक कारक कैसे हमारी फसलों के प्रतिरूप को, हमारी कृषि की पद्धतियों को, हमारे उत्पादन के तरीकों को, हमारे उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। कौन से सांस्कृतिक कारक हैं जो हमारी भौतिक दशाओं में भी परिवर्तन करके उनको कृषि के अधिक अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। कौन से सांस्कृतिक कारक हैं जो हमारी कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कौन से सांस्कृतिक कारक हैं जो भूमि की मृदा की सक्षमता को बढ़ाते हैं। कृषि की गहनता और कृषि की विस्तीर्णता क्यों है। शस्य साहचर्य कहाँ कैसा है। पशुपालन के साथ खेती का क्या साहचर्य है। कृषि से संबंधित इन तमाम बातों के ऊपर अध्ययन हमारी कृषि भूगोल की शाखा में होने लगा। कालांतर में कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया जाने लगा। कृषि भूगोलवेत्ताओं ने अनुभव किया कि हम देखते हैं कि विश्व में अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहां कृषिगत विशेषताओं को, कृषिगत लक्षणों को लेकर के समानताएं पाई जाती हैं, और अपने निकटवर्ती प्रदेश से उन्हीं लक्षणों को लेकर के उस प्रदेश से भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इससे कृषि प्रदेशों के निर्धारण में मदद मिली। कृषि प्रदेशों का निर्धारण हुआ, कृषि संबंधी सिद्धांत और मॉडल बने, कृषि से संबंधित समस्याओं के ऊपर गहन चर्चाएं होने लगी, गहन अध्ययन होने लगा, चिंतन होने लगा, और उनके निराकरण के उपाय खोजे जाने लगे। और इन तमाम बातों को कृषि भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो जहां मानव एक केवल फसल के वितरण और कहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है, क्या उगाया जाता है, इसके ऊपर चर्चा कर रहा था, आज ये भी चर्चा करने लगा कि कहाँ क्या है और क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और उसको हम एक बार नहीं इन सब के ऊपर चर्चा करने के बाद मानव आज खेती से संबंधित समस्याओं के व्यवहारिक हल की खोज कर रहा है, उसके निराकरण की बातें कर रहा है। कृषि विकास हेतु दूरगामी योजनाओं का निर्माण करने में वो मदद कर रहा है। प्रादेशिक विकास हेतु कृषि नियोजन पर बल दे रहा है। कृषि विकास को लेकर के वो पहले की तुलना में अधिक चिंतित है और अधिक चिंतनशील है। इसलिए वो कृषि की पद्धतियों को लेकर के, प्रादेशिक विकास को लेकर के, कृषि के नियोजन को लेकर के, कृषि की विभिन्न समस्याओं को लेकर के पहले से ज़्यादा जागरूक है और नित नए प्रयोग कर रहा है, नित नए हल उनके खोजने की कोशिश कर रहा है। तो ये कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र को लेकर के हम कह सकते हैं कि इसका विषय क्षेत्र निरंतर विकसित हो रहा है। कृषि भूगोल अपनी इस गतिशीलता के कारण ही कृषि भूमि उपयोग, प्रादेशिक नियोजन एवं क्षेत्रीय विकास संबंधी अध्ययनों का केंद्र बिंदु बन गया है, और आज वो मानव के कल्याण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मानव के कल्याण के क्षेत्र में कृषि भूगोल
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सक रहा है कि हमारी विश्व की 2/3 जनसंख्या कृषि और संबद्ध कार्यों में जुटी हुई है। अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो लगभग 3/4 जनसंख्या खेती और उससे जुड़े हुए कार्यों में, मतलब फसलोत्पादन और जैसे पशुपालन जैसे कार्यों में जुटी है। तो इसलिए आज ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है और इसका विषय क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। इसके उद्देश्य भी निरंतर बदल रहे हैं। निश्चित तौर पर विषय क्षेत्र उनके उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही विकसित किया गया है। आज खेती में होने वाले परिवर्तनों की दिशा और मात्रा को समझने का प्रयास किया जा रहा है। आज कृषि भूगोल में मात्रात्मक पद्धतियों का समावेश होने लगा है। यह अध्ययन किया जाने लगा है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किस तरह से उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों की क्या महत्ता है और उनके क्या सहसंबंध है, उन सबको अध्ययन किया जा रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृषि भूगोल में निरंतर इसके विषय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। अब हमारा आज का दूसरा बिंदु है कृषि भूगोल के उपागमों को लेकर। वास्तव में कृषि भूगोल के अध्ययन के अनेक उपागम हो सकते हैं। किसी भी विषय के अध्ययन के उपागम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अलग अलग कृषि भूगोल वेत्ताओं ने इसके अध्ययन की अलग अलग विधियां विकसित की हैं और उन विधियों का उपयोग किया है। मोटे तौर पर एक विद्वान हुए हैं चिशोल महोदय, उन्होंने 3 उपागम बताए कृषि भूगोल के। एक सामान्य उपागम है, सामान्य विषय वस्तु उपागम है जिसको हम सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं। दूसरा प्रादेशिक उपागम है जिसको हम रीजनल अप्रोच कहते हैं। और तीसरा सैद्धांतिक उपागम है जिसको हम थ्योरेटिकल अप्रोच कहते हैं। ये अप्रोचेस 19वीं शताब्दी के अंत तक ही विकसित हो गई थी। यदि हम भूगोल के अभिनव उपागमों की बात करें तो इनमें तंत्र विश्लेषण उपागम, व्यवहारिक उपागम, पारिस्थितिक उपागम और कल्याणपरक उपागम महत्वपूर्ण हैं। इन तमाम उपागमों का अध्ययन भूगोल की शाखा के अंतर्गत होता है और इसका उपयोग होता है भूगोल का अध्ययन करने के लिए, कृषि भूगोल का अध्ययन करने के लिए। कहाँ कौन सी अप्रोच काम में लेनी है, ये निर्णय करना होता है कृषि भूगोलवेत्ता को, कृषि भूगोल के शोधकर्ता को। वो अपने हिसाब से अध्ययन करता है। ये सभी उपागम अध्ययन की दृष्टि से अपने अपने तरीके से विकसित किए गए हैं। सबकी अपनी उपयोगिता है, अपनी विशेषताएं हैं, अपनी इनकी कमियां भी हैं। इसी कारण से एक के बाद दूसरा उपागम विकसित हुआ। अपने आप में कोई भी उपागम ऐसा नहीं है जो संपूर्ण हो। बहुत सारे उपागम ऐसे हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः जुड़े हुए हैं, उसके पूरक हैं। आज हम हमारे पाठ्यक्रम के आधार पर 2 उपागमों, प्रादेशिक उपागम और क्रमबद्ध उपागम की चर्चा यहाँ करेंगे। क्रमबद्ध उपागम, यदि हम कृषि भूगोल के संदर्भ में बात न करके सामान्य बात पहले करें तो इस विधि में, क्रमबद्ध उपागम में, विश्व के तत्वों, विश्व में जो विद्यमान तत्व हैं किसी भी विषय को लेकर, उनका एक एक करके गहन अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः किसी विषय को उसके अलग अलग संघटकों में विभाजित कर लिया जाता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास इस विधि में, इस उपागम में किया जाता है। इस उपागम से ज्ञान की शुद्धता और गहनता में वृद्धि होती है। इस उपागम को कृषि भूगोल में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कृषि भूगोल का अध्ययन करने के लिए कृषि से संबद्ध एक एक तत्व, उदाहरण के तौर पर फसल प्रतिरूप ले लिया हमने, एक एक फसल ले ली, उसका उत्पादन, उसके लिए आवश्यक जो मृदा चाहिए वो, और उसका गहन से गहन अध्ययन हमने संपूर्ण विश्व के संदर्भ में किया।
फसल प्रतिरूप को हम संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, उसे एक तत्व को लेकर के। जिस क्षेत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं उस संपूर्ण क्षेत्र में केवल एक तत्व, एक विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। उससे संबंधित अधिकतम जानकारियां हम इस उपागम से प्राप्त करते हैं और उस अधिकतम जानकारी के कारण हमारी उस तत्व को लेकर के जो जानकारी है उसमें गहराई और सूक्ष्मता दोनों तत्वों का विकास हो जाता है। अर्थात अधिक गहराई से और अधिक सूक्ष्मता से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो यह जो उपागम है ये वैज्ञानिक उपागम है और इस वैज्ञानिक उपागम का प्रयोग करके कृषि भूगोल में हम किसी तत्व विशेष को अधिक शुद्धता और गहनता से अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा उपागम है प्रादेशिक उपागम। इस उपागम में संपूर्ण क्षेत्र को प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक प्रदेश के सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उनके पारस्परिक संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम का इस्तेमाल, प्रादेशिक उपागम का इस्तेमाल विशेष रूप से यूरोपीय देशों में बहुत अधिक हुआ। यूरोपीय देशों में इसका उपयोग अनेक देशों ने किया और अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। कृषि के विकास को और अधिक व्यापकता प्रदान करने के लिए और अधिक गहनता प्रदान करने के लिए यूरोपीय देशों ने इसका अधिकाधिक उपयोग किया। यहाँ के भूगोलविदों ने विभिन्न देशों के कृषि संसाधनों के अधिकतम दोहन हेतु एक एक इंच भूमि के उपयोग पर बल दिया। अगर भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में भी प्रादेशिक उपागम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि देश की प्रमुख समस्याएं नीतियों के विनियोग में क्षेत्र का विकास और कृषि खाद्य सामग्री की वृद्धि के लिए अनुपयोगी भूमि को शस्य क्षेत्रों में बदलने के लिए प्रादेशिक आधार पर इसका हम क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये दोनों ही उपागम बहुत महत्वपूर्ण हैं कृषि भूगोल के अध्ययन के लिए, लेकिन ये दोनों उपागम एक दूसरे के स्थानापन्न नहीं हैं, एक दूसरे की जगह काम आने वाले नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और यदि हम गहराई से देखते हैं तो दोनों उपागम एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। जब हम क्रमबद्ध उपागम का अध्ययन करते हैं, के माध्यम से अध्ययन करते हैं कृषि भूगोल का, तो हम पाते हैं कि उसमें भी अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन हम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं यदि हम कृषि पद्धति को विषय वस्तु बना करके अध्ययन कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि विशेष कृषि पद्धति विश्व में कहाँ कहाँ पाई जाती है और उसके स्वरूप में कहाँ क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ये सब हम अध्ययन करते हैं। अर्थात उसमें प्रदेश की भी अप्रोच कहीं ना कहीं शामिल होगी। और इसी तरीके से यदि हम प्रादेशिक अध्ययन करते हैं, प्रादेशिक उपागम के आधार पर अध्ययन करते हैं, तो उसमें भी हम किसी एक प्रदेश विशेष में कृषि की विविध लक्षणों को लेकर, एक एक लक्षण को लेकर, एक एक तत्व को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब वहाँ सिस्टमेटिक अप्रोच उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो गई है। तो दोनों ही अप्रोच, तो कुल मिलाकर के दोनों ही जो अप्रोचेज हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच, दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। दोनों अप्रोचेज के माध्यम से हमने देखा कि दोनों ही उपागम कृषि भूगोल के लिए महत्वपूर्ण हैं, बहुत उपयोगी हैं।